Hi, welcome to Daily Broadcast. My name is Priyanka, and today we will start PITS India Act of 1784. So, आज हम पिट्स इंडिया एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और जैसे कि हमने ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने पहले क्या किया था। इससे पहले हमने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ फ्लॉज कुछ फ्लॉज नजर आए और उनको चेंज करने के लिए यानी कि उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सेटलमेंट 1781 यानी कि 8 इयर्स के गैप के अंदर एक्ट ऑफ 1781 बनाया गया। ठीक है। ये दो एक्ट थे, राइट। और ये बनाए गए किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो अब इसके बाद जो थर्ड एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो बेसिकली ये एक्ट जो है इसलिए बनाया गया ताकि जो 1773 में पिट्स इन रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जो उसके फ्लॉज को दूर करने के लिए। और अब आप बोलेंगे कि उसके फ्लॉज तो हमने ऑलरेडी दूर किए थे, उसके बाद भी फ्लॉज बचे थे। मतलब कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब चेंज करी जानी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये एक्ट आया कैसे। सो अगर मैं बात करूं कि ये कब शुरू हुआ, 1780 1780 में ये शुरू हुआ। मतलब कि ऑफ कोर्स पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात नहीं कर रही कि वो 1780 में शुरू हुआ, बट मैं ये बात कर रही हूँ कि एक वन पर्सन वाज देयर, विलियम पिट, राइट। विलियम पिट, उनको एंट्री मिली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन 1780। उस टाइम पे वो सिर्फ 21 साल के थे, यानी कि काफी यंग एज में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने एंट्री ले ली थी। और 1783 में यानी कि मतलब 3 साल के अंदर उनको पीएम बना दिया गया, पीएम ऑफ ब्रिटेन, राइट। सो आप देख सकते हो वो एक कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि वो यंगेस्ट पीएम थे ब्रिटेन के, राइट। सो अब आप देखना कि धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने इतनी कम एज में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको एंट्री मिल गई और महज 3 साल के अंदर ही वो पीएम भी बन गए ब्रिटेन के। और उन्हीं के नाम पर एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट का नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये उसका दूसरा नाम है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं इसको। वैसे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ही था, बट उसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही लीडरशिप के अंडर चीजें हो रही थी, इसीलिए उनको इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। सो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आप अगर आपको याद होगा कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपरवाइज करना शुरू कर दिया था। चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, पॉलिटिकल मामले में हो या एडमिनिस्ट्रेशन मामले में हो। तो उन्होंने काफी चेंजेस भी करे, ठीक है, और सुपरवाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। और जो मेन कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हुआ क्या कि इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं जब रेगुलेटिंग एक्ट था तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी हर तरीके से। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या चल रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर थी। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टसल वाला मामला हो गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दो एंटिटीज कंट्रोल कर रही थी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑन दी अदर हैंड दूसरी एंटिटी कौन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो इंडिया में बैठे हुए डायरेक्टर थे जो इनको डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं, राइट। तो ये बहुत
मतलब ये वाला डिलेमा वाला मामला हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ताकि जो ये कंफ्यूजन वाला मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जब फोर्स में आया तो उससे क्या क्या बदलाव आए। आप जो पिक्चर देख रहे हो ये आप विलियम पिट की देख रहे हो, जो कि उस टाइम के पीएम थे। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या बदलाव थे जो आए। पहला है कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंट्रोल ऑफ कंपनी, अगर मैं कंट्रोल ऑफ कंपनी की बात करूं तो कंट्रोल ऑफ कंपनी में क्या आएगा? देखो, कंट्रोल ऑफ कंपनी पहले कैसा होता था? पहले क्या होता था कंट्रोल ऑफ कंपनी? आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 हुआ करते थे, और ये कंट्रोल करते थे क्या? कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। फाइन। दो चीजें कंट्रोल होती थी, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल। फाइन। तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर कंट्रोल हो रही हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता था कि देखो, इसमें डुअलिटी है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो चीजें, दो अलग अलग एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं, एक है कॉमर्शियल और एक है पॉलिटिकल। लेकिन जब जब इट्स इंडिया एक्ट आ गया तो उसके बाद चेंजेस आए। अब वो चेंजेस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। आई जस्ट इरेज एवरीथिंग एंड चेंज जो आया वो ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अब दो एरियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो करेंगे सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल, कॉमर्शियल को ही कंट्रोल करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 के 24 ही रहेंगे। एंड एक अलग ब्रांच बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। पॉलिटिकल मतलब कि इसमें सब आ जाता है, सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, राइट। सो अब इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। ये क्या है? बोर्ड ऑफ, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें थे 6 मेंबर्स। कितने थे? 6 मेंबर्स। तो ये जो 6 मेंबर्स थे उन्होंने अपॉइंट किए थे, राइट। और इसके बाद ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, इनको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अपॉइंट करने के लिए क्या था, एक कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होना था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश के कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट में थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। फाइन। सो अब आप देख सकते हो इसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर मैंने लिखा हुआ है। अल्टीमेटली इनमें भी डिवीजन थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थे 4 प्रिवेसी, प्रिवी काउंसिलर्स, काउंसिलर्स प्लस 1 एस्टेकर, राइट, एस्टेकर। फाइन। कहीं ना कहीं और हाँ, ये जो 4 प्रिवेसी काउंसिलर्स और 1 एक्सचेकर है, ये ब्रिटिश का जो किंग है या फिर जो उनका लीडर है वही इसको गवर्न करता था, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो दूसरा इनका कंट्रोल ऑफ कंपनी है, कंट्रोल ऑफ कंपनी जो है, उसमें क्या हुआ? डुअल सिस्टम को एंड कर दिया गया, यानी कि कमर्शियल जो है और पॉलिटिकल जो है पहले था, बट जैसे ही हम उसमें उसमें हमने चेंजेस किए तो पॉलिटिकल नहीं रह गया, यानी कि पॉलिटिकल अब पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सिविल मिलिट्री पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 मेंबर्स थे, राइट। तो इस तरीके से, और ये 6 मेंबर्स में कौन कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, कैबिनेट मिनिस्टर, और चार जो थे प्रिवेसी, चार जो थे प्रिवी काउंसिलर, देन 1 एस्टेकर। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो लीडर है, यानी कि ब्रिटिश किंग, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश पीएम के थ्रू नॉमिनेट किए जाते थे। सो इससे क्या हुआ कि इंडिया में कहीं ना कहीं डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। ब्रिटिश इंडिया में, मुझे ये बोलना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट मतलब दो अलग अलग तरीके से फंक्शन करने वाली है। एक कमर्शियल फंक्शंस को, यानी कि ट्रेड प्रैक्टिसेस को फंक्शन कर चेक कर रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए अलग अलग टीम है बोल सकते हैं, या फिर टीम है, मेंबर्स हैं, या काउंसिल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि 24 थे, इनके ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। फाइन। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, जिनको की बाद में पावर से रिमूव कर दिया गया, यानी कि
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तो हुआ करते थे, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को रिमूव कर दिया गया पावर से। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्विकली आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। देखो, कंट्रोल ऑफ कंपनी का जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सीओडी पहले होता था दो सेक्शन में, कमर्शियल फंक्शन भी वही कंट्रोल करते थे, पॉलिटिकल फंक्शन भी वही कंट्रोल करते थे। अब फर्क क्या आया पिट्स इंडिया एक्ट के बाद? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 मेंबर्स थे। और इसमें क्या किया गया? इसमें कमर्शियल फंक्शंस को नहीं इंक्लूड किया गया, बल्कि पॉलिटिकल फंक्शंस को इंक्लूड किया गया, जिसमें 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स में एक थे उनके कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके 4 प्रीवी काउंसिलर्स प्लस 1 एस्टेकर। फाइन, तो ये चेंज आया, मतलब कि ये अपना अलग डिपार्टमेंट देखेंगे कमर्शियल, और ये अपना अलग डिपार्टमेंट देखेंगे, डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। डुअल गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेट्स सी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले कैसे फंक्शन हो रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फाइन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, पहले कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हो रहा था? जैसे कि हमने पहले किया हुआ है मद्रास, और ये है बॉम्बे, बॉम्बे। अब गवर्नमेंट जनरल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, 4 मेंबर्स जो है इनके किसमें है? आपने पहले अगर पढ़ा हो तो मैंने पहले वाले सेशन में भी ये कवर किया है, दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल। फाइन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया है 4 मेंबर्स को, और ये 4 मेंबर्स किसको असिस्ट करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और मद्रास के और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं, वो किसको करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही। फाइन, तो पहले तो ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स थे, 4 के बजाय 3 ही कर दिए गए, और मद्रास और बॉम्बे वैसे का वैसा ही। अब आप बोलोगे कि ये क्यों किया, इसकी जरूरत क्या थी? लेट मी टेल यू। इससे इसका कनेक्शन जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ उससे बहुत अच्छे से है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स को बढ़ाना चाहा पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, इसीलिए 4 मेंबर्स की जगह 3 मेंबर्स किया। राइट, अब ऐसा क्यों किया, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम समझते हैं। आई होप एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव। जो इससे पहले मैंने पॉइंट आपको बताया, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको समझ लेंगे तो। सेंट्रल लेजिस्लेचर, देखो इसमें क्या हुआ कि अब देखो होता क्या था कि जब भी कोई लॉ पास होना होता था, तो गवर्नर जनरल के थ्रू ही होता था। राइट, मतलब कि गवर्नर जनरल उनको उस लॉ को अप्रूव करेंगे, लेकिन वो अप्रूव तो तभी होगा जब उनके 4 मेंबर्स हैं, वो भी उसके लिए वोट करेंगे, यानी कि एक गवर्नर जनरल और बाकी के 4 लोग, यानी कि 5 लोगों का वोट होगा। और वोट का जो रिजल्ट आएगा या उसका जो निष्कर्ष आएगा, उसमें जो भी मेजोरिटी लोग कहेंगे, मेजोरिटी जैसे कि लेट्स से 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3:2, राइट, 3 होगा, ये 3 and 2 होगा, या तो कोई 3 एक साथ होंगे या फिर कोई 2 एक साथ होंगे। राइट, तो इस तरीके से होगा। तो इससे क्या है कि लेट्स से अगर गवर्नर जनरल जो है वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, सेकंड वाली कैटेगरी में जिसमें 2 ही हैं लोग, राइट, और 3 लोग 3 सेक्शन में लोग डिसअग्री कर रहे हैं, यानी कि मान नहीं रहे, तो उस केस में क्या होगा? गवर्नर जनरल की तो कोई बात ही नहीं मानेगा, क्योंकि मेजोरिटी विंस वाला फैक्टर चलता है यहाँ तो वोटिंग सिस्टम में। मतलब कि जितने मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं उन्हीं की मानी जाएगी। तो इसका मतलब लॉ पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग नो, है ना, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने इस लॉ के लिए नहीं बोला है, तो फिर इसका मतलब नहीं होगा पास। इसका मतलब गवर्नर गवर्नर जनरल की पावर्स इतनी नहीं है। राइट, गवर्नर जनरल की पावर इतनी नहीं है। राइट, तो इसीलिए इसीलिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको पहले बताया था कि क्यों गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ 3 मेंबर ही रख दिए गए, इसलिए रख दिए गए ताकि जो गवर्नर जनरल की पावर है वो बढ़ जाए, मतलब बरकरार रहे। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। सो पहले क्या होता था, एक फर्स्ट पर्सन हुज वोटिंग, जिसने वोट किया वो है गवर्नर जनरल, और बाकी के 3 मेंबर्स, टोटल लोग जिसने वोट किया 4 मेंबर्स। 4 लोग, 4 लोगों का वोट हमें मिला। अब 4 लोगों के वोट में
अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि मेजोरिटी विन के कॉन्सेप्ट में अगर ये चलते भी हैं, तब भी यहाँ पे टाई हो जाएगा, और जब टाई हो जाएगा तब भी गवर्नर जनरल की ही बात मानी जाएगी, राइट? फाइन। और फॉर दैट मैटर अगर 3 और 1 है, तो इन दैट केस ऑल्सो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की पावर ही वेल डिफाइंड रहेगी। फाइन, राइट? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तीनों के तीनों डिसएग्री करें गवर्नर जनरल से, राइट? सो गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर देने के लिए ये सब किया गया, और ऐसा हुआ भी। सो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर मिली, और इससे आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली उनको वीटो पावर भी मिली। एक तरीके से दी तो गई उनको वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये टर्म के बारे में, वीटो पावर क्या होती है करके, है ना? वीटो पावर बेसिकली कि मतलब कोई अगर असहमत भी है आपसे, तो तब भी आप उस पर्टिकुलर लॉ को या उस पर्टिकुलर चीज को लागू कर सकते हो, चाहे सब आपसे डिसएग्री भी कर रहे हैं, है ना? फाइन। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के पास मोर पावर आ गई, ज्यादा पावर आ गई इसके थ्रू। तो नेक्स्ट है हमारा, हम्म, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल मतलब कि अलग अलग प्रोविंसेस में क्या हो रहा है। अगर मैं, क्योंकि बंगाल की प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, वो तो सेंट्रल लेवल का, क्योंकि अगर मैं बंगाल की बात करूं तो अब ये सेंट्रल लेवल है, ये है सेंटर। तो इसकी तो बात हम कब से कर रहे हैं, पिछले जो एक्ट है सब में इसी की बात करी जा रही थी। लेकिन व्हाट अबाउट मद्रास एंड बॉम्बे, जो बिल्कुल अभी स्टेट लेवल जैसे हम देखते हैं वैसे ये प्रोविंशियल लेवल हो गया, है ना? तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, इसमें ऐसा कानून या फिर आप बोल सकते हो ऐसी पॉलिसी लाई गई, जिससे कि जो मद्रास और बॉम्बे है, वो कहीं ना कहीं उसके पास भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हिसाब की ही पावर आ गई, मतलब उसी लेवल के हो गई ये, कि मतलब इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा वाला, इस टाइप का मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, है ना? इस टाइप का मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था कि अब मद्रास और बॉम्बे को भी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स मिल जाएंगी। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, लेट्स से दिस इज मद्रास, दिस इज बॉम्बे। सो एट द सेम टाइम इनको भी कहीं ना कहीं 3 मेंबर्स, या फिर 3 आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स बोल सकते हो इनको, काउंसिल मेंबर्स, राइट? अलग अलग 3 3 इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स दिए गए, जिनमें से इन तीनों में से एक क्या था, कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया, मतलब इनका कमांडर, कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया। फाइन। सो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि इससे क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे को भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने का मौका मिला। फाइन। तो आई होप आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर समझ में आ गया कि अलग अलग प्रोविंस को मौका मिला इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने का। फाइन। सो नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या बदलाव आए? तो रेवेन्यू में पहले क्या होता था कि, अब जैसे थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, है ना? ये तो मैंने आपको बता दिया है, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग अलग हो गए, तो इससे काफी फायदा हुआ, राइट? इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स, राइट? मतलब इस अभी जो मैंने पॉइंट मेंशन किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, सीओडी, वो कमर्शियल अफेयर्स को चेक करेंगे, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी, बीओसी, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत कुछ आता है, जैसे सिविल अफेयर, मिलिट्री अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर। फाइन। तो ये इससे क्या हुआ, डबल सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया था, डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यही पॉइंट। फाइन। और इट एम्पावर्ड, अब जैसे ही मैंने जो अभी बात बोली, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे भी, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली पावर मिली, क्या करने के लिए, सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट फंक्शन का के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। फाइन। और रेवेन्यूज जो भी ब्रिटिश पोजेशंस के हैं इंडिया में, उनको कंट्रोल करने के लिए। फाइन। Thus, the act was significant for 2 reasons. First, the company's territories in India were the first time called British British possessions in India. देखो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद, जो जिन जिन पोजेशंस को, मतलब अगर मैं रेवेन्यू के मामले में देखूं, तो रेवेन्यू मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उनके मामले में देखो तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि ये तो हमारा एरिया, ये हमारी टेरिटरीज है, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज ना बोलते हुए क्या बोला गया पहली बार,
ब्रिटिश पोजेशंस, मतलब कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशंस नहीं माने जाएंगे, ब्रिटिश पोजेशंस माने जाएंगे। और अगर ब्रिटिश पोजेशंस माने जाएंगे तो उसका रेवेन्यू भी किसको जाएगा? रेवेन्यू किसको जाएगा? ब्रिटिशर्स को, ऑफ कोर्स ब्रिटिश की गवर्नमेंट को जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा था वो रेवेन्यू जितना भी वहां से उन्होंने कलेक्ट किया था, बट अब वो तो ब्रिटिश की टेरिटरी हो गई। तो जब ब्रिटिश की टेरिटरी मानी जाने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग विच हैपेंड वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इससे क्या हुआ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको सुपीरियर लेवल पे उसको, वो किसको कंट्रोल करने लगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब उनको पूरा कंट्रोल दिया गया कि कंट्री के ये जो कंपनी है इसके सारे अफेयर्स वो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश की गवर्नमेंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो दैट्स व्हाट वी कॉल पिट्स इंडिया एक्ट। फाइन। सो ये हमने करा पिट्स इंडिया एक्ट, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन दी